आज रमा जी के घर में खुशियों का माहौल था, मानो कोई त्योहार सा उत्सव छाया हो। उनका नन्हा पोता दीपू पूरे 1 महीने का हो चुका था और उसकी हंसी खुशी की गूंज पूरे घर को रोशन कर रही थी। रमा जी की आंखों में चमक थी, दिल में अपार खुशी, क्योंकि उनका पोता उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। उनके पैर तो जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे, हर कदम पर उड़ते हुए से लगते थे। बेटे विनीत और बहू प्रीति ने मुन्ने के जन्मोत्सव पर आस पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों और ऑफिस के दोस्तों के लिए एक भव्य पार्टी आयोजित की थी। घर सजा हुआ था फूलों से, मिठाइयों की महक फैली हुई थी और जगह जगह से हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थी। रमा जी खुद मेहमानों की खातिरदारी में जुटी हुई थी। रसोई से गर्मा गर्म चाय की ट्रे लेकर बार बार आ जा रही थी। मुस्कुराते चेहरे से हर किसी को चाय नाश्ता परोस रही थी, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार की एकजुटता का पर्व था। तभी अचानक रसोई के दरवाजे की चौखट से उनका पैर टकराया। संभलने की कोशिश में वे लड़खड़ा गईं, गिरते गिरते बची, लेकिन हाथ से चाय की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई और उस गर्म चाय की बूंदें उनकी साड़ी पर गिरकर दाग बना गईं। दर्द तो हाथों में हुआ, छाले पड़ गए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द दिल में उतर आया जब उनकी बहू प्रीति, जो दूर से अपने दोस्तों से हंसते बोलते ये सब देख रही थी, गुस्से में तमतमाती हुई पास आई। चोट की चिंता करने की बजाय प्रीति भड़क उठी और चिल्लाकर बोली, माँ जी, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? मुझे समझ नहीं आता, आपका ध्यान कहाँ रहता है? रमा जी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी, आंखों में आंसू छिपाते हुए। लेकिन प्रीति रुकी नहीं, मुंह बनाते हुए बोली, अरे ऐसे क्या घूर रही हैं? मैंने आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी और आपने उसे ही खराब कर दिया। ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने गिफ्ट की थी, जानती हैं कितनी कीमती थी? इसकी वैल्यू का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आपको कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है। इन शब्दों ने रमा जी के दिल को चाकू की तरह चीर दिया। अपराध बोध की लहर दौड़ गई और वो रुंधे गले से बोली, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस मेहमानों के लिए चाय ले जा रही थी, चौखट का पता ही नहीं चला। लेकिन प्रीति कहाँ सुनने वाली थी, वो और भड़की, अरे नहीं नहीं, गलती तो मेरी है जो आपको इतनी बढ़िया साड़ी दे दी, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप इसके लायक ही नहीं। तभी उनका बेटा विनीत भी गुस्से में शामिल हो गया और सामने आकर डांटते हुए बोला, माँ, इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो, प्रीति की पूरी साड़ी बर्बाद हो गई। सभी मेहमानों की नजरें रमा जी पर टिक गई, जैसे उनका तमाशा बन रहा हो। उन कड़वे शब्दों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। आंखें नम हो गईं, लेकिन वे कुछ कह न सकीं। बिना एक शब्द बोले वे अपने कमरे में चली गईं और दरवाजा बंद कर अकेले बैठ गईं, जहां गर्म चाय से पड़े छालों की जलन तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके दिल की जलन। बेटे बहू की तीखी बातें जैसे जहर बनकर घुल रही थीं। रह रहकर आंसू बहते और वे सोचने लगी। पूरे 2 महीने हो गए उनके घर आए। सुबह से शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर पूरा घर संभाला, बहू की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की, बेटे की सेवा की। थकावट में भी मुस्कुराती रही, घुटनों के दर्द को छिपाती रही। उफ तक न की कि कहीं बहू बुरा न मान जाए। लेकिन न बेटे को ये सब दिखा, न बहू को। आज गलती से साड़ी पर दाग लगे तो सबके सामने उनकी इज्जत चली गई। दिल टूटकर बिखर गया। वो उस दिन को कोस रही थी जब बेटी बहू की खुशी के लिए हंसते हंसते वो उनके घर आई थी। सोचा था परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन अब लगता था जैसे उनकी मेहनत, उनका प्यार सब व्यर्थ हो गया। अकेले कमरे में बैठी आंसुओं भरी आंखों से वे बस यही सोचती रहीं, क्या यही है प्यार का बदला? क्या यही है बुजुर्गों की कीमत? दिल की गहराई में एक सन्नाटा सा छा गया, जहां खुशियों की जगह सिर्फ दर्द और निराशा बाकी रह गई थी। दरअसल आज से ठीक 2 महीने पहले की बात है,
जब प्रीति का गर्भ 8वें महीने में था, उसका शरीर भारी हो चला था। कमर में दर्द रहता, पैर सूज जाते और घर के छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगे थे। उस सुबह विनीत जल्दी जल्दी नहा धोकर ऑफिस की तैयारी कर रहा था। शर्ट की बटन बंद करते हुए, टाई का नॉट ठीक करते हुए वो आईने के सामने खड़ा था। तभी प्रीति धीरे धीरे चलती हुई उसके पास सोफे पर बैठ गई। हाथ पेट पर रखे थकी थकी सांस लेते हुए बोली, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। विनीत ने बिना नजर घुमाए टाई को अंतिम झटका देते हुए कहा, बोलो ना, क्या बात है? प्रीति ने शिकायती लहजे में होठ फुलाते हुए कहा, विनीत, मेरी हालत तो तुम खुद देख रहे हो। मुझसे अब घर के काम नहीं हो पाते। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ बोझ लगता है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना दिन भर की मदद के लिए एक मेड लगा लें। मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी और बच्चा आने वाला है, तब तो और जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही विनीत का माथा सिकुड़ गया। वो पलटा, आंखें तरेरते हुए बोला, अरे प्रीति, मेड, उसका कितना खर्चा आएगा, सोचा है? सुबह शाम की मेड कितना पैसा लेगी? मेरी छोटी सी सैलरी, उस पर भी कितनी छुट्टी हो जाती है। तुम्हारी बीमारी और आए दिन डॉक्टर की विजिट और ऊपर से खाना पीना। बस तुम्हें तो अपने आराम की पड़ी है, मेरी जेब की बिल्कुल चिंता नहीं। प्रीति का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में उठने की कोशिश करते हुए बोली, तो क्या करूं? खुद मर जाऊं काम करते करते? तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? विनीत ने हाथ उठाकर उसे शांत कराते हुए कहा, अरे रुक जाओ, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, रात को बात करेंगे। मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। ऐसा हल जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम ही आराम मिले। चिंता मत करो। प्रीति की आंखों में चमक आ गई। वो चहकते हुए बच्चे की तरह उत्साहित होकर बोली, अच्छा, सच में? बताओ तो क्या करने वाले हो? विनीत ने मुस्कुराते हुए रहस्यमयी अंदाज में कहा, बस तुम देखती जाओ। जो तरकीब मैंने सोची है ना, उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया, प्रीति के माथे पर हल्का सा चुम्बन लिया और घर से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही प्रीति का फोन बज उठा। उसकी माँ का कॉल था। रोज की तरह वो घंटों बातें करती रही, अपनी तकलीफें, गर्भ की परेशानियां और अब मेड की मांग। माँ ने सहानुभूति जताई, सलाह दी और हंसते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास है ना, सास को बुला लेना, वो सब संभाल लेंगी। अरे नहीं माँ, उन्हें नहीं झेल सकती मैं। या तो आप आ जाओ तो ठीक है, माँ जी तो बिल्कुल नहीं। देखती हूँ विनीत क्या करने वाला है। कह तो रहा था कुछ सोचा है उसने। शाम को जब विनीत थका हारा घर लौटा, उसने बैग सोफे पर फेंका और प्रीति के पास बैठते हुए कहा, सुनो, तुमसे घर का काम नहीं हो पाता ना, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। मैं गांव से माँ बाबूजी को यही बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी, खाना बनाएंगी, घर संभालेंगी और बच्चा होने के बाद तो वैसे भी उनकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी बुला लेते हैं। बोलो, हुई ना एक पंथ दो काज की बात? प्रीति का चेहरा एकदम से उतर गया। वो मुंह बनाते हुए नाक सिकुड़ते हुए बोली, लो, यही तरकीब निकाली तुमने भी, सास ससुर को बुलाना। अरे विनीत, ये तो तुमने सोचा ही नहीं कि उनके आने से घर का खर्चा कितना बढ़ जाएगा। उनका खाना, कपड़े, दवाइयाँ, आने जाने का किराया, और ऊपर से पूरा दिन घर में रहेंगे तो प्राइवेसी कहाँ है? विनीत ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा, अरे प्रीति, इसकी चिंता मत करो। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देंगी, बिल्कुल फ्री में, और बाद में बच्चे को पालने में भी मदद करेंगी। सोचो, काम वाली बाई की सैलरी बच जाएगी और तुम्हें कोई टेंशन नहीं। प्रीति चुप रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी। अपनी सास को बुला ले, उनके होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत। वाह, तुम दोनों की सोच तो एकदम मिल गई। वो हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में एक छिपी हुई चालाकी थी, जैसे माँ बेटे ने मिलकर एक सस्ता आजीवन नौकर ढूंढ लिया हो। विनीत को लगा उसने बहुत समझदारी दिखाई, लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला, यही एक पंथ दो काज की तरकीब
2 महीने बाद उसकी माँ के दिल को चूर चूर कर देगी। तभी विनीत ने प्रीति को घूरते हुए भौं चढ़ाकर प्रश्नवाचक नजरों से देखा। प्रीति ने झट से बात संभालते हुए हंसी का मुखौटा चढ़ाते हुए कहा, अरे वो मैं कह रही थी कि मम्मी का फोन आया था और उन्होंने भी यही सलाह दी। सास को पूरे 6 महीने के लिए बुला लो, घर के सारे काम से लेकर बच्चे को गोद में झुलाने तक सब वो संभाल लेंगे और तुम्हें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने होठ सिकोड़ते हुए जोड़ा, पर विनीत, माँ जी तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम? उन्हें गांव में ही रहने दो ना, यहाँ तो सिर्फ माँ जी की जरूरत है। बाबूजी आएंगे तो घर में जगह कम पड़ेगी और उनकी आदतें भी अलग हैं। सुबह 5 बजे उठकर पूजा, शाम को कीर्तन, हमारी लाइफस्टाइल मैच नहीं करेगी। विनीत ने सर हिलाते हुए जैसे कोई बड़ा व्यापारी हिसाब लगा रहा हो कहा, तुम समझती नहीं हो प्रीति, अगर माँ अकेली आएंगी तो गांव में बाबूजी का क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? दवा कौन देगा? और अगर बाबूजी यहाँ रहेंगे तो बाहर के सारे काम वो ही निपटा देंगे, सब्जी, दूध, राशन, दवाई, सब कुछ। और तुम भूल क्यों जाती हो, उनकी पेंशन हर महीने आती है, पूरे 30,000 रुपए। वो पैसे इसी घर में खर्च होंगे, हमारा खर्चा खुद ब खुद कम हो जाएगा। फिर वो रुककर आंखें चमकाते हुए बोला, और सुनो, जब बाबूजी रिटायर हुए थे ना, तो उन्हें करीब 20 लाख रुपए की रिटायरमेंट राशि मिली थी। उन्होंने सारी एफडी बना ली थी और अब वो मैच्योर हो रही हैं इस महीने। जैसे ही वो यहाँ आएंगे, मैं उनसे प्यार से बात कर लूंगा और वो पैसे निकाल कर हमें दे देंगे। फिर हम बड़ा सा फ्लैट खरीद लेंगे, 2 कमरे वाला नहीं, 3 कमरे वाला, तुम्हारा ड्रीम होम और सुकून की जिंदगी। ये सुनकर प्रीति की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने संकोच जताते हुए कहा, पर विनीत, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस जाएं। मैं तो सास ससुर के साथ हरगिज नहीं रह सकती, मुझे प्राइवेसी चाहिए, अपना स्पेस चाहिए, किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह उठते ही सास का, बेटा चाय पी लो, शाम को ससुर का, टीवी की आवाज कम करो। नहीं, ये सब मुझे पागल कर देगा। विनीत ने हंसते हुए उसका गाल थपथपाया और कहा, अरे पगली, तुम चिंता क्यों करती हो? पहले पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। माँ बाबूजी को गांव भेज देंगे या अलग फ्लैट दिलवा देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रीति की तो जैसी लॉटरी लग गई और वो खुशी में उछल पड़ी। उसने झट से कहा, तो फिर देर किस बात की, अभी फोन लगाओ ना माँ जी को। विनीत ने मुस्कुराते हुए फोन निकाला, नंबर डायल किया और स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से रमा जी की गर्मजोशी भरी आवाज आई, हेलो हेलो बेटा, विनीत कैसी हो तुम? बहुरानी कैसी है? विनीत ने बनावटी चिंता का स्वर चढ़ाते हुए कहा, माँ सब ठीक है, पर प्रीति की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी है। 8वां महीना चल रहा है, उससे घर का काम नहीं हो पाता, यहाँ काम वाली बाई भी नहीं मिल रही, महीने में 20,000 मांगती है। माँ एक काम करो ना, तुम और बाबूजी कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, बहू का ख्याल रखो और अपना घर संभाल लो, और बच्चा होने के बाद तो वैसे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। विनीत की बात सुनकर रमा जी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं अभी बाबूजी से बात करती हूँ, तुम बस बहू का पूरा ख्याल रखो, उसे तनाव मत दो। फोन रखते ही शाम को जब किशन जी खेत से थकी हारे लौटे तो रमा जी ने उन्हें चाय पिलाते हुए सारी बात बताई। किशन जी ने चश्मा ऊपर चढ़ाते हुए कहा, बात तो बिल्कुल ठीक है रमा, पर इस उम्र में तुम ये सब अकेली संभाल लोगी? शहर की जिंदगी थोड़ी अलग होती है। रमा जी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा, बेटा बहू कितने प्यार से बुला रहे हैं, कितना ख्याल रखते हैं। वो बोली, अरे बच्चे हमें दादा दादी बनाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी खुशी दे रहे हैं, तो क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? बहू अकेली परेशान होगी, चलो सामान पैक करो, कल सुबह की बस से निकलते हैं। उन्होंने तुरंत विनीत को फोन किया, बेटा हम कल सुबह ही निकल रहे हैं, स्टेशन पहुंचकर फोन कर दूंगी, तुम लेने आ जाना। विनीत ने लाड भरे स्वर में कहा, ठीक है माँ, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। बेचारी रमा जी ने जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा किया।
उन्होंने पुरानी साड़ियाँ, दवाइयाँ, बच्चे के बिछौने के लिए छोटे छोटे कपड़े और गांव की मिठाई तक पैक कर ली। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। उन्हें लगा बेटे का घर बसाना अब उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो इतने प्यार और उम्मीद से जा रही हैं, वहाँ उनका इंतजार सिर्फ काम की लिस्ट और हिसाब किताब कर रही आंखें कर रही हैं, न कि बेटे और बहू का प्यार और सम्मान। वो तो बस यही सोचकर खुश थी कि उनका पोता आने वाला है और वो उसकी पहली लोरी गाएंगी, जबकि सच तो ये था कि वो घर में एक मुफ्त की नौकरानी बनकर बुलाई जा रही थी और जिसकी पेंशन और एफडी भी पहले से ही गिन ली गई थी। अगले दिन सुबह की पहली बस से रमा जी और किशन जी शहर के बस स्टेशन पर उतरे। काफी भीड़ थी, धूप चुभ रही थी, लेकिन रमा जी की आंखें सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रही थीं। विनीत दूर से हाथ हिलाता दिखा। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में जल्दबाजी भरी थी। कार में बैठते ही उसने कहा, माँ देखो ना, कल से प्रीति को उल्टियां हो रही हैं। मैंने जैसे तैसे दाल चावल बनाकर काम चलाया, पर अब तुम आ गई हो तो रसोई, सफाई, कपड़े सब तुम्हारे हवाले। रमा जी ने थके पैरों को समेटते हुए मुस्कुराकर सिर हिलाया। बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। उन्हें लगा बेटा कितने अपनेपन से बोला, जैसे घर की चाबी उन्हें सौंप दी गई हो। घर पहुंचते ही सूटकेस खोला, गांव की मिठाई निकाली और बिना रुके रसोई में घुस गईं। किशन जी ने रोका, अरे पहले चाय तो पी लो, पर वे हंस पड़ी। बहू भूखी होगी, पहले उसका जूस बना दूं। शाम तक घर चमक गया, बर्तन धुले, फर्श चमका, प्रीति को गर्म दूध पिलाया। रात को जब सब सो गए, रमा जी ने घुटनों पर गर्म पानी की थैली रखी और चुपके से आंसू पोंछे। दिन भर की थकान से पैर सूज गए थे। उन्हें दर्द तो था, लेकिन बेटे के पास रहने की खुशी ज्यादा थी। अगले दिन से रूटीन बन गया। सुबह 4 बजे उठना, चाय बनाना, विनीत का टिफिन पैक करना, प्रीति को फ्रूट सलाद देना, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का डिनर। रमा जी दिन भर काम में जुटी रहती। अपनी पत्नी को दिन रात काम में जुटे हुए देखकर किशन जी दुखी होते और एक दिन उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। ज्यादा देर खड़े रहने से घुटने और खराब हो जाएंगे। रमा जी हंसकर टाल देती। फिर रमा जी हंसते हुए बोली, अरे आप भी ना, बेटा बहू मुझे दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। इस खुशी के आगे तो मुझे अपने घुटनों का दर्द नजर भी नहीं आता। अरे पोता आने वाला है, ये थोड़ी सी मेहनत क्या है, दादी बनने की खुशी में दर्द कहाँ दिखता है। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वे अकेले बिस्तर पर लेटकर घुटनों पर मलहम लगाती और सोचती, बेटा बहू खुश हैं, बस यही काफी है। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। एक रात उनके पैर में बहुत दर्द था। नारायण जी ने उन्हें दवा दी और आराम करने को कहा। दवा खाकर वो सोई और सुबह कब हो गई पता ही नहीं लगा। तभी कमरे से प्रीति की आवाज आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय विनीत भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। माँ मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी लाई बेटा, कहते हुए रमा जी फिर से काम में जुट गईं। यूं ही करते करते 1 महीना बीत गया। दिन रात की भागदौड़ में समय कैसे उड़ता चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। आखिरकार वो समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा सा मेहमान आया, एक नन्हा सा राजकुमार, जिसकी किलकारी ने पूरे घर को गुलजार कर दिया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पड़ोसियों तक की आवाजें गूंज रही थीं। बधाइयों का तांता लगा हुआ था और रमा जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थीं। रातों की नींद उड़ जाने वाली, कमर दर्द की शिकायतें, सब कुछ जैसे हवा हो गया। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करती जा रही थीं। सुबह उठते ही ताजा फल काट कर लाती, दूध में बादाम पीस कर पिलाती, पौष्टिक भोजन समय पर परोसती, बच्चे की नन्ही काया को बादाम के तेल से मालिश करती, हल्के हाथों से गोल गोल घुमाती, मानो कोई कीमती चीज संभाल रही हूँ। माँ बेटे दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। बहू को आराम करने को कहती।
खुद रात भर जागकर बच्चे को झुलाती। घर में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। हर कोने से प्यार की महक आ रही थी। एक दिन रमा जी और किशन जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड प्यार जता रहे थे। नन्हा सा बच्चा अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां हिलाता, आंखें मटकाता और दादा दादी की गोद में सुकून से सो जाता। वो दोनों तो उसकी बलाई ही लेते जा रहे थे। अरे मेरे लाल, तू तो हमारी जान है, तेरी ये नन्ही सी नाक, ये गुलाबी गाल, कहते हुए चुम्बन बरसाते। तभी उनका बेटा विनीत उनके पास आया। उसका चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन आंखों में चमक थी। वो अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी, आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। ये घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है। बच्चा बड़ा होगा तो जगह कहाँ बचेगी, कमरे कम हैं, सामान इधर उधर बिखरा रहता है। और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपयों की जरूरत होती है और बैंक लोन भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। किशन जी ने पोते को गोद में हल्के से हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, तो बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या जरूरत है? हमने तो जीवन भर मेहनत की, बचत की। अब तुम्हारी खुशी में लग जाए तो क्या बुराई? जितना भी पैसा आएगा वो सब तुम रख लेना। ये बात सुनकर विनीत की तो बाछें ही खिल गईं। उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी होने जा रही थी। वो बड़ा सा घर, जहां अलग कमरे, बड़ा हॉल, बच्चे के लिए खेलने की जगह, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने मन ही मन सोचा, अब तो सपना हकीकत बनने वाला है। उसके बाद अभी कुछ दिन ही बीते थे कि प्रीति को घर में बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहते हुए भी उसका मन अशांत था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो तो किसी काम के हैं ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है, खाना बनाना, सफाई, बच्चे की मालिश, सब कुछ। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते, टीवी देखते रहते, कभी कभी पुरानी कहानियां सुनाकर समय काटते। प्रीति को लगता उनकी मौजूदगी से घर में अव्यवस्था बढ़ती है, जगह घेरते हैं। एक शाम जब विनीत घर लौटा, प्रीति ने झुंझलाकर अपने पति से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं वो? सास जी अकेले सब संभाल लेंगी और हमें भी थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। विनीत ने उसे डांटते हुए कहा, प्रीति, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो? मालूम भी है उनकी एफडी में जितना पैसा पड़ा है, लाखों रुपए, वो पैसा बाबूजी हमें देने वाले हैं। मत भूलो कि उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। सब कुछ तय है। इसलिए जब तक वो पैसे नहीं आ जाते, कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाएं। बस थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक कसक रह गई। खुशियां तो थीं, पर परिवार की ये नई गणित उसे अटपटी लग रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जब रमा जी रसोई घर का सारा काम निपटा कर कमरे में पहुंची, बर्तन धोए, चाय बनाई, बच्चे के लिए दूध गर्म किया, सब कुछ व्यवस्थित और हाथ पहुंचते हुए वे अंदर आईं तो किशन जी कुर्सी पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखें दूर कहीं टिकी हुई, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। रमा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं, कुछ बताइए तो। लीजिए चाय पी लीजिए पहले। किशन जी ने गहरी सांस ली और कहा, रमा, बहुत समय से विनीत बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। घर सचमुच छोटा पड़ने लगा है। बच्चा बड़ा होगा, सामान बढ़ेगा, जगह कहाँ बचेगी। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, पेंशन से गुजारा हो जाता है और फिर खेत हैं, वहां से भी पैसा आ जाता है। लेकिन बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे? गांव में अकेले, वहां भी अब मन नहीं लगता। आखिरकार तो हमें भी बुढ़ापे में बेटे बहू का सहारा चाहिए, बीमारी में, तकलीफ में। और अब तो हमारा गुड्डा भी आ गया है, तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और जमीन बेच देते हैं। पुराना घर है, रख रखाव मुश्किल होता है और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं। दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकें। फ्लैट नहीं, पूरा मकान, जहां बगीचा हो, छत हो और हम सब लोग मिलकर एक साथ रहें। कोई अलगाव नहीं, कोई दूरियां नहीं। ये बात सुनकर रमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आंखें चमक उठी। वे बोली, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इस नन्हे से खिलौने को छोड़कर जाने का दिल तो मेरा भी नहीं है। कहते हुए वे पास में रखे पालने की ओर बढ़ी, जहां पोता गहरी नींद में सो रहा था। नन्ही सांसें चल रही थीं, मुट्ठियां बंद। रमा जी ने प्यार से उसका गाल सहलाया, हल्के से पुचकारा, मेरा राजा, तू तो हमारी जान है। फिर मुड़कर बोली, गांव जाना पड़ता तो मन उदास हो जाता, लेकिन अब सब यहीं रहेंगे। किशन जी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है रमा, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी करवा देता हूँ। बैंक जाऊंगा, कागजात साइन करवाऊंगा और गांव का मकान जमीन भी बेचने के लिए बात कर लेता हूँ। पुराने पड़ोसी हैं, कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा। इस सब काम में 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। आना जाना, रजिस्ट्री सब करना है। रमा जी ने चिंता जताई, लेकिन अगले सप्ताह तो बच्चे के जन्म की खुशी में घर में पार्टी है, रिश्तेदार आएंगे, खाना पीना सजावट। किशन जी ने हंसकर कहा, अरे रमा, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा धैर्य रखो। रमा जी ने सहमति में सिर हिलाया। मन ही मन खुश थी कि अब परिवार एकजुट रहेगा। अगले दिन सुबह सुबह किशन जी गांव के लिए निकल गए। स्टेशन पर विनीत ने उन्हें छोड़ा, सामान रखवाया, टिकट चेक किया। घर लौटकर विनीत और प्रीति ने एक दूसरे को देखा। आंखों में चमक थी। दोनों गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे के आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। अब तो सपनों का कारवां चल पड़ा था। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। किस सोसाइटी में खरीदना है, वो हरी भरी कॉलोनी जहां पार्क हो, जिम हो, स्विमिंग पूल हो। घर में कितने कमरे होंगे? 4 नहीं 5। मास्टर बेडरूम, बालकनी वाला, बच्चे के लिए अलग खेल का कमरा, गेस्ट रूम, स्टडी रूम। फर्नीचर कैसा होगा? मॉडर्न लकड़ी का, सोफा सेट गहरा भूरा, डाइनिंग टेबल 12 सीटों वाला, किचन मॉड्यूलर, बाथरूम में जकूजी, छत पर गार्डन। उन्होंने सब कुछ तय कर लिया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे प्लान बनाते, ब्रोशर देखते, ऑनलाइन प्लॉट सर्च करते। पैसे आते ही बुकिंग कर देंगे, विनीत बोला। प्रीति मुस्कुराई, और बाबूजी को ऊपरी मंजिल दे देंगे, शांति रहेगी। दोनों हंस पड़े, लेकिन कहीं गहरे में एक हल्की सी बेचैनी थी कि कहीं देर न हो जाए। एक दिन दोपहर की बात है। रसोई में रमा जी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई, दाल चढ़ाई, रोटियां सेकी और बर्तन मांजकर बाहर निकली। हाथ अभी गीले ही थे कि अचानक मुन्ने के रोने की तेज आवाज आई। वो तीखी किलकारी जो दिल को चीर जाती है। रमा जी का दिल धक से रह गया। बिना एक पल गवाए वे दौड़ी, झुककर पालने से नन्हे मुन्ने को गोद में उठा लिया। पीठ थपथपाई, अरे मेरे लाल, क्या हुआ? भूख लगी है? दीपू उनकी गर्म गोद में शांत होने लगा। तभी प्रीति कमरे में आई। उसका चेहरा लाल था, आंखें तनी हुई। वो गुस्से में बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए उठा कैसे लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? बच्चे की इम्यूनिटी अभी कमजोर होती है। आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। उसकी आवाज तेज थी, तंज भरी। रमा जी स्तब्ध रह गईं। उनकी साड़ी का पल्लू अभी भी गीला था, हाथों में सब्जी की हल्की महक। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि बहू ये सब विनीत के सामने कह रही थी। विनीत सोफे पर बैठा फोन चला रहा था, लेकिन उसने सिर तक नहीं उठाया, एक शब्द नहीं बोला, बस चुप। रमा जी ने मुन्ने को सहलाते हुए सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटी, आगे से ध्यान रखूंगी। पर मन में एक टीस उठी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। प्रीति की नजर अब हर काम पर थी। कभी कहती, माँ जी दूध ज्यादा गर्म है, मुन्ने का गला खराब हो जाएगा। कभी तेल से मालिश करने से बच्चे को सर्दी लगेगी, क्रीम यूज करो। कभी आपकी बनाई रोटी मोटी है, थोड़ी पतली बनाओ। हर बात में कमी। रमा जी चुप रहती, मुस्कुराकर टाल देती, पर अंदर से टूटती जा रही थी। विनीत मूक दर्शक बना रहता, न कुछ कहता न रोकता, बस हाँ प्रीति ठीक कह रही है कहकर निकल लेता। जब दीपू 1 महीने का हो गया तो विनीत और प्रीति ने पार्टी का आयोजन किया। घर सजा, लाइटें लगी, केटरिंग बुक हुई, फोटोग्राफर आया। पार्टी वाले दिन सुबह सुबह प्रीति रमा जी के पास आई।
उसने एक नज़र उनकी अलमारी पर डाली और मुंह बनाया। माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आज आप पार्टी में पहन सकें। जो साड़ियाँ आप गांव से लाई थी वो सब पुराने डिज़ाइन की हैं, सूती, फीकी, बिना बॉर्डर की। पार्टी में जितने भी मेहमान आएंगे सब हाई सोसाइटी के हैं। मेरे ऑफिस के बॉस, विनीत के क्लाइंट, पड़ोस की मिसेस गुप्ता। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे। रमा जी चुप रहीं। प्रीति ने आगे कहा, आप एक काम कीजिए, आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि ये साड़ियाँ मेरी माँ ने दी हैं। सिल्क की, बनारसी, बॉर्डर वाली, बहुत महंगी। ध्यान रखना इस साड़ी पर कोई दाग न लगे, चाय का छींटा, बच्चे का दूध, कुछ भी नहीं। रमा जी ने धीरे से कहा, ठीक है बहू, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन ज्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी पहनूंगी। प्रीति मुस्कुराई, अलमारी खुली, एक चटकीले लाल रंग की बनारसी साड़ी निकाली, भारी बॉर्डर, जरी का काम, चमकदार। उसे थमाते हुए बोली, लो माँ जी, आप ये साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी जैसी मैं आज आपको पहनने को दे रही हूँ। वो बात रमा जी को जैसे तीर की तरह लगी। रमा जी का गला रुंध गया, मन ही मन दर्द हुआ। जिंदगी भर गांव में सूती साड़ियां पहनी, मेहनत की, बचत की, बेटी को पढ़ाया, और आज अपनी बहू की नजर में गंवार लग रही थी। अब तो साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, पर क्या करती। अपनी पुरानी साड़ी में मेहमानों के सामने जाना यानी बहू की बेइज्जती कराना। उनके पास और कोई चारा नहीं था। चुपचाप साड़ी ली, बाथरूम में गई, आईने के सामने खड़ी होकर उसे लपेटा। साड़ी भारी थी, फिसल रही थी, पल्लू संभालना मुश्किल हो रहा था। पहली बार किसी और की साड़ी पहनी थी, जैसे कोई किराए का कपड़ा। आंसू आंखों में आए पर पोंछ लिए। बाहर निकली तो प्रीति ने ऊपर से नीचे देखा। हाँ, अब ठीक लग रही हैं, बस पल्लू सीधा कर लीजिए। रमा जी ने सिर झुका लिया। मजबूरी में साड़ी पहन ली, पर दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था। शाम ढलते ढलते घर में रौनक छा गई। झूमर की रोशनी में सोफे चमक रहे थे। टेबल पर स्नैक्स की प्लेटें सजी थीं। पनीर टिक्का, मिनी समोसे, चॉकलेट फाउंटेन। विनीत और प्रीति मेहमानों के बीच घूम घूम कर हंस रहे थे, हाथ मिला रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। आइए सर, ये स्प्रिंग रोल्स ट्राई कीजिए, प्रीति की आवाज गूंज रही थी। उधर रमा जी अकेले भाग दौड़ कर रही थीं। रसोई से प्लेटें उठाती, खाली ग्लास भरती, बच्चे को झुलाती, मेहमानों को चाय कॉफी पूछती। उनकी बनारसी साड़ी भारी थी, पसीने से चिपक रही थी, लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट नहीं छूट रही थी। किशन जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। गांव का काम अभी 2 दिन और खींच रहा था। रजिस्ट्री के कागजात, बैंक की औपचारिकताएं। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते रमा जी की कमर दुखने लगी, पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी एक मेहमान ने चाय मांगी। वे ट्रे उठाकर रसोई से बाहर निकली, लेकिन पैर रसोई के दरवाजे की ऊंची चौखट से टकराया। ट्रे हिली, गर्म चाय का कप गिरा और रमा जी के हाथ पर पूरी चाय गिर गई और कुछ छींटे साड़ी पर भी आ गए। लाल बनारसी साड़ी पर भूरे धब्बे। दूर खड़ी प्रीति ने जैसे ही देखा वो वहीं से चीख पड़ी, ओह गॉड माँ जी, ये क्या कर दिया, ये साड़ी कितनी महंगी थी। विनीत ने भी मेहमानों के सामने भौएं चढ़ाई। माँ, कितनी बार कहा है संभल कर काम कीजिए, देखिए ना सब लोग देख रहे हैं। मेहमान हंसने लगे। कोई फुसफुसाया, अरे गांव से आई है ना। रमा जी खड़ी की खड़ी रह गई, हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आईं। अपमान के ये शब्द जैसे सीधे दिल में उतर गए। बिना कुछ कहे, बिना खाना खाए वे अपने कमरे में चली गईं। दरवाजा बंद किया, साड़ी उतारी, गीले धब्बों को देखा, फिर एक कोने में रख दिया और रोते रोते सो गईं। पार्टी खत्म हुई, घर शांत। रमा जी सुबह उठी, साड़ी हाथ में लेकर प्रीति के पास गई और धीरे से बोली, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके दे दूंगी। प्रीति ने नाक से कोड़ी, कोई जरूरत नहीं माँ जी, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं। मैं अपनी साड़ी घर पर नहीं धोती, ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी का खर्च 500 रुपये आता है। मैं आपकी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती। रमा जी सन्न रह गई। फटीचर शब्द ने जैसे उनकी आत्मा जला दी। वे चुपचाप मुड़ी, कमरे में आई, दरवाजा बंद कर लिया। अब उस घर में उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हर कोना अजनबी लग रहा था।
अगले दिन दोपहर में जब विनीत प्रीति ऑफिस गए थे, फोन बजा। किशन जी की आवाज आई, हेलो रमा, पार्टी कैसी रही? सब ठीक ठाक तो निपट गया ना? मेहमान खुश हुए? रमा जी कुछ बोल नहीं पाई, उनका गला रुंध गया। उधर किशन जी चिंतित हुए। उनकी चुप्पी ने मन में तूफान खड़ा कर दिया। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो? वहाँ सब खैरियत से है ना? रमा जी ने पर्दा टालते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, बस आपके बिना दिल नहीं लग रहा, जल्दी आ जाइए। उनकी आवाज कांप रही थी। किशन जी हैरान रह गए। नहीं रमा, तुम बहुत उदास लग रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ हुआ है, सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? फिर तो रमा जी का सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। फोन पर सारी आप बीती सुनाई। साड़ी का दाग, मेहमानों के सामने बेइज्जती, फटीचर शब्द, विनीत की चुप्पी। ये सब सुनकर किशन जी का खून खौल उठा। वे हमेशा अपनी पत्नी से इज्जत से बात करते थे, कभी उनके स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी थी। रमा उनकी जीवन संगिनी थी, दोस्त थी, सहारा थी। आज जब पता चला कि उनकी पत्नी को बेटे बहू ने भरी महफिल में एक साड़ी की वजह से शर्मिंदा किया, तो उनसे रहा नहीं गया। मन किया अभी ट्रेन पकड़ो, रमा को लेकर गांव लौट आओ। 2 महीने से वो बहू की सेवा में लगी थी, रात दिन बिना थके, बिना शिकायत, न नींद न आराम। और बदले में ये? पर गांव की रजिस्ट्री का आखिरी कागज बाकी था, बैंक का चेक, जमीन का ट्रांसफर, सब अधर में लटक जाता। उन्हें 3 दिन और रुकना पड़ा। हर रात फोन पर रमा से बात करते, दिलासा देते, बस 3 दिन भाग्यवान, फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 3-4 दिन बाद जब शहर की गलियां शाम के धुंधलके में डूबने लगी, किशन जी ट्रेन से उतरे। उनके कंधे पर पुराना झोला, हाथ में एक बड़ा सा चमकदार शॉपिंग बैग, लाल रिबन से बंधा, ऊपर से ब्रांड का लोगो चमक रहा था। टैक्सी से घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। विनीत ऑफिस गया था, दीपू सो रहा था और प्रीति अपने कमरे में गहरी नींद में थी। किशन जी ने बैग डाइनिंग टेबल पर धीरे से रखा, जूते उतारे और सीधे रमा जी के कमरे में चले गए। दरवाजा खटखटाया। अंदर से रोते हुए स्वर में आवाज आई, मैं हूँ भाग्यवान। दरवाजा खुला। रमा जी ने उन्हें देखा तो आंसू थम नहीं रहे थे। किशन जी ने उन्हें गले लगाया। बस अब कुछ नहीं होगा। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। खिड़की से हल्की ठंडी हवा बाहर से अंदर आ रही थी। थोड़ी देर बाद प्रीति कमरे से बाहर निकली। बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई, लेकिन नजर जैसे ही टेबल पर पड़े शॉपिंग बैग पर गई, उसकी नींद उड़ गई। अरे ये क्या है? उसने उत्साह से बैग खोला। अंदर से एक अद्भुत साड़ी निकली, गहरी मरून रंग की बनारसी साड़ी, सोने चांदी की जरी से बुनी हुई, बॉर्डर पर फूलों की बेलें, पल्लू पर हाथ से कढ़ाई। प्रीति की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा विनीत ने सरप्राइज दिया है। अभी तक उसे भनक भी नहीं थी कि ससुर जी घर आ गए हैं, क्योंकि जब वे आए वो तो गहरी नींद में थी। उसने बड़ी खुशी से साड़ी उठाई, कमरे में दौड़ी, दरवाजा बंद किया और फटाफट पहन ली। आईने के सामने खड़ी होकर घूमी, पल्लू लहराया, मुस्कुराई। साड़ी उस पर जादू की तरह लग रही थी, जैसे वो कोई रानी बन गई हो। मन ही मन सोचा, कम से कम 50,000 की होगी। विनीत ने कब खरीदी, मुझे बताया तक नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसका सपना सच हो गया हो। तभी बाहर दरवाजे की कुंजी घूमी। विनीत ऑफिस से लौटा। प्रीति ने कमरे से जोर से पुकारा, विनीत जरा यहाँ आओ, देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। वो बाहर निकली, साड़ी का पल्लू संभालते हुए, मुस्कुराते हुए। विनीत ने एक नजर डाली और सन रह गया। आंखें खुली की खुली रह गई। प्रीति, ये साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन ये बहुत महंगी लग रही है। तुमने कब खरीदी, मुझे बताया तक नहीं। उसकी आवाज में हैरानी थी और थोड़ा डर भी कि ना जाने प्रीति ने कितने रुपए खर्च दिए। प्रीति हंस पड़ी। क्या मतलब तुम नहीं लाए? अरे मजाक मत करो, यही तो बैग में रखी थी। देखो कितनी शानदार है, बनारसी, हैंडवर्क, जरी। मैं तो हमेशा से ऐसी ही साड़ी चाहती थी। विनीत ने सिर हिलाया। नहीं प्रीति, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये साड़ी नहीं लाई, मैं तो अभी अभी आया हूँ। प्रीति सोच में पड़ गई, चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम नहीं लाए तो ये कौन लाया, भूत? उसी क्षण कमरे का दरवाजा खुला। किशन जी और रमा जी बाहर निकले। विनीत और प्रीति एकदम से झिटक गए।
कुछ समझ नहीं आ रहा था। किशन जी ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, बहू, वो साड़ी विनीत नहीं, मैं लेकर आया था। विनीत चौंका। अरे पिताजी, आप कब आए? बस बेटा, थोड़ी देर पहले, किशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर प्रीति की ओर मुड़े। और बहू, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। उनकी पुरानी साड़ी पर दाग लग गया था ना पार्टी में। मैंने सोचा मेरी जीवन संगनी को अब कोई उतरण नहीं पहनना चाहिए। खैर छोड़ो, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे पास बहुत साड़ियां होंगी, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ, इतनी महंगी, इतनी खूबसूरत साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। प्रीति के तन बदन में आग लग गई। चेहरा लाल हो गया, होंठ कांपने लगे। उसे लगा जैसे कोई थप्पड़ मार गया हो। वो तुरंत गुस्से में कमरे में घुसी, साड़ी फटाक से उतारी, सलवटें भी नहीं देखी, उसे गेंद की तरह मोड़ा और शॉपिंग बैग में ठूस दिया। बाहर आई। बैग डाइनिंग टेबल पर पटकने जा ही रही थी कि किशन जी ने शांत स्वर में रोक लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं बहू, अब ये साड़ी तुम ही रखो, शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी मेरी पत्नी अब किसी की उतरन नहीं पहनेगी, अब ऐसी ही हजारों साड़ियों की वो मालकिन होगी। पिता की बात सुनकर विनीत सन रह गया। उसने अपने पिता की ओर देखा प्रश्नवाचक निगाहों से। आज पिताजी के तेवर बदले बदले लग रहे थे। वो शांत सौम्य इंसान जो कभी ऊंची आवाज नहीं बोलते थे, आज उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। विनीत का गला सूख गया। उसे पहली बार लगा शायद उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है। तभी किशन जी ने अपनी कुर्सी से उठते हुए एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा? आज मैं अपने साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। उनकी आवाज में एक अजीब तरह की ठसक थी जो विनीत और प्रीति को पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। कमरे में फैली खामोशी को चीरते हुए उन्होंने अपने पुराने चमड़े के बैग में हाथ डाला और कुछ कागजात निकाले। धीरे धीरे जैसे कोई राज खोल रहे हों, उन्होंने वे कागज विनीत के हाथ में थमा दिए और कहा, ये देखो विनीत बेटा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली उस मुख्य सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। ये उसी के कागज हैं। अब तुम्हारी माँ की इज्जत का सवाल ही नहीं रहेगा। वो खुद की मालकिन होगी, अपनी पसंद की साड़ियां पहनेगी और किसी की नजरों में छोटी नहीं लगेगी। अपने ससुर की ये बात सुनकर प्रीति के तो होश ही उड़ गए। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद भी नहीं रही। आंखें फैली हुई थी और होंठ कांप रहे थे। ये बात सुनते ही विनीत हक्का पक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई बिजली का करंट लग गया हो। उसने कागजों को उलट पलट कर देखा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। अचानक उसके मुंह से निकला, लेकिन पिताजी, शोरूम खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? कहीं? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा तुमने, किशन जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो गुस्से और संतोष का मिश्रण लग रही थी। जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला था, उन्हीं पैसों से मैंने वो शोरूम खरीदा है। मैंने सोचा था कि तुम्हारे सपनों का आशियाना बनवाने में मदद करूंगा, लेकिन अब लगता है कि पहले अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करना ज्यादा जरूरी है। अब तो प्रीति और विनीत को जैसे काटो तो खून नहीं। उनके चेहरे लाल हो गए, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। विनीत गुस्से से कांपता हुआ बोला, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए गए थे ना? आपने तो मुझसे वादा किया था कि वे पैसे आप मुझे दे देंगे। फिर ये सब क्या है? ये धोखा है। हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था। किशन जी की आवाज अब और सख्त हो गई। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा। उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। और वैसे भी वो पैसे मेरे थे, मेरी मेहनत की कमाई के थे। उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं, ये फैसला लेने के लिए मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। बहू, तुम ये कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, सरकारी अफसर था मैं, और अब भी मुझे मोटी पेंशन मिलती है। लेकिन वो रमा ही हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी। उसने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी, क्योंकि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था। इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। उसने अपनी हर इच्छा को दबाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। विनीत की आंखें नम हो आईं, लेकिन गुस्सा अभी भी था। किशन जी ने आगे कहा, बेटा विनीत, ये तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम जिंदगी भर त्याग करते आए, अपनी इच्छाओं को दबाते आए, वही बच्चे हमें ये दिन दिखाएंगे।
अरे हम लोग तो अपना गांव का मकान और जमीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। जमीन तो मैंने बेच दी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। भरी महफिल में तुमने अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती की, उसकी साड़ी पर चाय गिरने को बहाना बनाकर उसे फटीचर कहा। सुनकर ही मेरा कलेजा कांप उठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। अब जब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ ही गई है तो अपना सब कुछ तुम्हें देने की गलती तो मैं कर ही नहीं सकता। किशन जी की ये बात सुनते ही विनीत और प्रीति हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। किशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेगी। फिर तो तुम अपनी सास को नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। अब वो खुद की दुकान की मालकिन होगी, शहर की सबसे अच्छी साड़ियाँ बेचेगी और अपनी पसंद की पहनेगी। किशन जी के मुंह से ये जवाब सुनकर प्रीति को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने छन्नाटेदार तमाचा मारा हो। उसके गाल जल रहे थे, आंखें झुक गईं और हाथ कांपने लगे। अपने पिता की बातों का प्रीति और विनीत को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे दोनों जैसे पत्थर की मूर्तियां बन गए थे। तभी किशन जी बोले, चलो रमा, तुम अपना सामान पैक कर लो। अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आज ही बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, अपनी जमीन पर, अपनी छत के नीचे, बिना किसी की मेहरबानी के। जाते समय किशन जी ने विनीत से वो कागज लिए और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया था। तुम्हारी हर जरूरत, हर छोटी बड़ी इच्छा का उसने ध्यान रखा। तुम्हारे किसी शौक में कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन ये बात उसे मालूम नहीं थी कि एक दिन वही बेटा जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसकी भावनाओं और त्याग का इस तरह मजाक बना देगा। माफ करना बेटा, तुम अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुंचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। दिन रात मेहनत करती, घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती। अफसोस कि तुम भी उसे न समझ पाए। अरे एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी। बचपन में तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, कीचड़ में दूध गिराकर खेलते हुए। इसका तो अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। वो हर बार मुस्कुरा कर साफ करती थी, लेकिन तुमने एक बार की गलती पर उसे अपमानित कर दिया। इतना कहकर किशन जी ने अपनी पत्नी रमा का हाथ पकड़ा, जो अब तक चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। उनका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, बैग उठाए, बिना पीछे मुड़े। बाहर गांव की बस का इंतजार था, जो उन्हें उनके पुराने घर ले जाएगी। उस घर में जहां अब सिर्फ उनकी यादें और स्वाभिमान बचा था। आज विनीत और प्रीति की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थीं। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वे दोनों निशब्द खड़े रह गए। उनका सपनों का महल, वो आलीशान घर जो वे बनाने वाले थे, बनने से पहले ही धराशायी हो चुका था। अब सिर्फ खालीपन था और एक सबक जो जिंदगी भर याद रहेगा। त्याग की कीमत समझने में देर हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। बाहर सूरज डूब रहा था और किशन जी का साया दूर जाता हुआ दिख रहा था, एक नई शुरुआत की ओर, जहां सम्मान खुद का हो। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता के त्याग और सम्मान की कीमत को कभी कम ना आंकें। वे जो जीवन भर आपके लिए अपनी इच्छाएं दबाते हैं, आपके सपनों को पूरा करने में अपना सब कुछ लगा देते हैं, उनके प्रति नजरअंदाजी और अपमान न केवल संबंधों को तोड़ता है, बल्कि आपके अपने भविष्य को भी खोखला कर देता है। सच्चा सम्मान धन या दिखावे में नहीं, बल्कि दिल से दिल तक के बंधन में होता है। एक गलती पर माँ बाप को अपमानित करना आसान है, लेकिन उनके वर्षों के बलिदान को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सच्चा धन वो नहीं जो ईंट पत्थर में लगे, बल्कि वो है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश हो। माता पिता को बोझ समझने की बजाय उनकी गरिमा और बलिदान का सम्मान करो, क्योंकि एक दिन तुम भी उसी जगह खड़े होगे जहां वे आज हैं। और याद रखो, जो हम समाज को देते हैं वही अमर होता है। स्वार्थ का महल एक दिन खाली हो जाता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वही सच्ची खुशी और स्थिरता पाता है, क्योंकि घर की नींव माँ बाप के आशीर्वाद पर टिकी होती है, ना कि पैसों या महलों पर।
दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।